नमस्कार। आज हम राजपूताना के चौहान वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। चौहान वंश जो है इसे चौहान, चौहान या चाहमान वंश के नाम से भी जाना जाता है। चौहानों की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित अनेक मत प्रचलित है। चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासो, सूर्यमल मिश्रण जैसे इतिहासकारों ने चौहानों को वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न बताया है। इसी प्रकार से पृथ्वीराज विजय, अमीर महाकाव्य जैसे ग्रंथ, गौरी शंकर हीराचंद ओझा जैसे इतिहासकार चौहानों को सूर्यवंशीय क्षत्रिय बताते हैं। कुछ विदेशी इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड, स्मिथ और कुक इनके रीति रिवाजों के आधार पर इन्हें विदेशी बताते हैं। बिजोलिया शिलालेख के आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा चौहानों को ब्राह्मण वंशीय बताते हैं। तो कुल मिलाकर के चौहानों के वंश के बारे में बहुत सारे मत हैं और विद्वानों में मत एक के नहीं है। लेकिन यह बात सत्य है कि चौहानों ने लंबे समय तक केवल राजपूताना ही नहीं, उत्तर भारत के काफी बड़े हिस्से पर शासन किया है। और राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में चौहान वंश से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाते रहे हैं और आगे भी इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आज हम चौहान वंश के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो चौहानों के इतिहास की बात करें तो चौहान वंश का संस्थापक, आदि पुरुष या मूल पुरुष जिसे हम कह सकते हैं, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान को माना जाता है। वासुदेव चौहान चौहान वंश का मूल पुरुष था। इसे सांबर झील का प्रवर्तक भी माना जाता है। वासुदेव का शासन का समय जो है वो 551 ईस्वी के आसपास का है। 551 ईस्वी। संस्थापक वासुदेव चौहान। चौहानों का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र के बारे में बिजोलिया शिलालेख में और हर्षनाथ के शिलालेख में और अन्य साक्ष्यों में उनका क्षेत्र जांगल प्रदेश, सपाद लक्ष्य और अहिछत्रपुर मिलता है। जांगल प्रदेश यानी कि आज का नागौर जिला, बीकानेर जिला और जयपुर जिले का कुछ हिस्सा, प्राचीन काल में ये जांगल प्रदेश का भाग हुआ करता था। तो जांगल प्रदेश के अलावा सपाद लक्ष्य का अर्थ 1.25 लाख गांवों की भूमि से है और सांबर झील के आसपास का जो क्षेत्र है वो सपाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है, विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला है कि चौहानों का प्रारंभिक शासन जांगल प्रदेश में था और उनकी प्रारंभिक राजधानी जो थी वो अहिछत्रपुर थी। राजधानी इनकी जो थी वो अहिछत्रपुर और अहिछत्रपुर वर्तमान नागौर का प्राचीन नाम है। यानी अगर प्रश्न आए चौहानों की प्रारंभिक राजधानी तो उत्तर अहिछत्रपुर होगा और इसका संस्थापक वासुदेव चौहान और जांगल प्रदेश अथवा सपाद लक्ष्य में इनका शासन था। इसके बाद वासुदेव चौहान के बाद में जो उसका उत्तराधिकारी था वो सामंत था। सामंत चौहान जो था वो सांबर का शासक था, इसलिए इन्हें हम शाकंभरी के चौहान के नाम से जानते हैं। शाकंभरी के चौहान। तो शाकंभरी के चौहानों की अगर बात करें हम तो सामंत जो है वासुदेव का उत्तराधिकारी था और सामंत का शासनकाल 817 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। सामंत के बाद में चौहानों की एक बहुत लंबी फहरिस्त है चौहान शासकों की।
हालांकि इनमें से आपको मुख्य मुख्य जिनके बारे में अभी मैं डिटेल से समझाऊंगा उनके बारे में याद रखना है, लेकिन तारतम्यता के लिए मैंने यहाँ सभी शासकों का उल्लेख किया है। तो सामंत के बाद में उसके उत्तराधिकारी के रूप में नृप चौहान, जयराज चौहान, जयराज के बाद में विग्रहराज प्रथम, विग्रहराज प्रथम के बाद चंद्रराज प्रथम, चंद्रराज प्रथम के बाद में गोपेंद्र राज, गोपेंद्र राज के बाद दुर्लभ राज, और दुर्लभ राज के बाद में गुवक प्रथम, गुवक प्रथम के बाद चंद्रराज द्वितीय, चंद्रराज द्वितीय के बाद में गुवक द्वितीय, और गुवक द्वितीय के बाद में चंदन राज चौहान वंश के शासक हुए। और इन शासकों के बारे में यह बताया जाता है कि इन्होंने प्रतिहारों के सहयोगी शासक के रूप में कार्य किया, यानी उस समय प्रतिहारों का प्रभाव था, तो प्रतिहारों के सहयोगी रहे ये, प्रतिहारों के सहयोगी शासक के रूप में ये काम करते थे। प्रतिहारों के सहयोगी चौहान थे। चंदन राज के बाद में वाकपति राज एक शक्तिशाली शासक हुआ। वाकपति राज जो था इसने प्रतिहारों को पराजित किया, वाकपति राज ने प्रतिहारों को पराजित किया। वाकपति राज के बाद में विंध्यराज, और विंध्यराज के बाद में सिंहराज शासक बने। सिंहराज ने न केवल प्रतिहारों को वरन तोमरों को भी पराजित किया था। दिल्ली का के तोमर जो थे, दिल्ली के जो तोमर थे उनको पराजित किया, और प्रतिहारों को भी पराजित किया वाकपति राज के बाद सिंहराज ने। सिंहराज के बाद में विग्रहराज द्वितीय, यह है चौहानों का प्रभावशाली शासक था, शक्तिशाली शासक था। विग्रहराज द्वितीय की विजयों का उल्लेख हर्षनाथ के लेख से मिलता है। 983 ईस्वी का जो हर्षनाथ का लेख है उसमें विग्रहराज द्वितीय की विजयों का उल्लेख है, और विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के शासक मूलराज चालुक्य को पराजित किया था। मूलराज चालुक्य को पराजित करने वाला शासक विग्रहराज द्वितीय था। विग्रहराज द्वितीय के बाद दुर्लभ राज द्वितीय, ये दुर्लभ राज सेकंड है, दुर्लभ राज द्वितीय। दुर्लभ राज द्वितीय के बाद में गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय जो था, गोविंद तृतीय जो था, इसके बारे में फरिश्ता ने लिखा है, फरिश्ता ने गोविंद तृतीय के बारे में लिखा है कि इसने तुर्की सेना को मारवाड़ से आगे बढ़ने से रोका था। फरिश्ता गोविंद तृतीय का उल्लेख करता है। गोविंद तृतीय के बाद वाकपति राज द्वितीय शासक बना। मैं क्लियर कर दूं, दुर्लभ राज और वाकपति राज का उल्लेख किन्सरिया के केवाई माता मंदिर में स्थित शिलालेख में भी हुआ है। वाकपति राज और दुर्लभ राज। वाकपति राज द्वितीय के बाद में उसके उत्तराधिकारी वीरराज, चामुंडा राज, सिंहट, दुर्लभ राज तृतीय, विग्रहराज तृतीय और पृथ्वीराज प्रथम हुए। ये चौहानों के प्रारंभिक शासक थे। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखने हैं वो है विग्रहराज द्वितीय, गोविंद तृतीय, सिंहराज और वाकपति राज प्रथम की बात कर रहा हूं मैं। इनको याद करना है। वाकपति राज प्रथम, सिंहराज, विग्रहराज द्वितीय और गोविंद तृतीय महत्वपूर्ण शासक थे। सामंत को शाकंभरी का शासक बताया गया है, और इनका जो संस्थापक या आदि पुरुष, मूल पुरुष जो था वो वासुदेव था। 551 ईस्वी, राजधानी अहिछत्रपुर। तो प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर, और अहिछत्रपुर के बाद में सामंत से इनकी राजधानी शाकंभरी हुई, और ये सभी शासक शाकंभरी के चौहान कहलाते हैं। पृथ्वीराज प्रथम के बाद में उसका उत्तराधिकारी अजय राज चौहान हुआ। अजय राज चौहान, यहां से अजय राज से आगे का इतिहास जो है वो चौहानों का इतिहास महत्वपूर्ण है, और ज्यादातर प्रश्न अजय राज के आगे के इतिहास के बारे में ही पूछे जाते हैं। तो अजय राज जो चौहान शासक था,
इसका शासनकाल 1105 से 1133 ईस्वी का है। अजय राज चौहान ने 1113 ईस्वी में अजय मेरू नगर, जिसे अब हम अजमेर कहते हैं, अजय मेरू नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान ने अजय मेरू नगर की स्थापना की। अजय मेरू में दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसे गढ़ बीठली के नाम से जाना जाता है, जिसे अब तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अजय मेरू का जो दुर्ग था, बाद में मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के भाई पृथ्वीराज ने, जब यहाँ सिसोदियों का नियंत्रण हो गया अजमेर पर, तब पृथ्वीराज ने उसका जीर्णोद्धार करवा करके अपनी पत्नी तारा के नाम से उस दुर्ग का नाम तारागढ़ कर दिया। तारागढ़ दुर्ग अजमेर के किले को ही कहा जाता है और उसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग। और इस दुर्ग का जो प्रथम निर्माता था वो अजयराज चौहान था। इसी ने अजमेर नगर बसाया और इसी ने अजमेर के किले का निर्माण करवाया। अजयराज चौहान ने अजय प्रिय द्रम नाम के चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए थे। अजय प्रिय द्रम जो सिक्के थे वो अजय राज चौहान ने चलाए थे। ये चांदी और तांबे के सिक्के थे और इसके ऊपर उसकी पत्नी सोमल देवी का नाम भी अंकित था। मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, सोमल देवी का नाम अजय राज के सिक्कों पर उत्कीर्ण था। तो अजय राज चौहान से संबंधित ये तीन बातें महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट अजमेरू नगर बसाना और उसे अपनी राजधानी बनाना, अजय प्रिय द्रम नाम के तांबे और चांदी के सिक्के प्रचलित करना और उन सिक्कों के ऊपर उसकी पत्नी सोमल देवी का नाम भी अंकित होना। यह अजय राज चौहान से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। अजय राज चौहान के बाद उसका उत्तराधिकारी अर्णोराज चौहान हुआ। तो अजय राज के बाद में अर्णोराज चौहान। ध्यान रहे, अब जो चौहानों का की राजधानी है वो अजय राज के काल से अजमेर हो गई है। तो अब हम अजमेर के चौहानों के बारे में अध्ययन करेंगे। शाकंभरी के बाद अब उनकी राजधानी अजमेर हो गई। अजय राज का उत्तराधिकारी अर्णोराज हुआ। अर्णोराज को आनाजी के नाम से भी जाना जाता है। अर्णोराज को आनाजी के नाम से भी जाना जाता है। इनका शासनकाल 1133 से 1155 ईस्वी का था। अर्णोराज चौहान ने यामिनियों को पराजित किया। कहा जाता है कि तुर्कों को पराजित किया। ये यामिनी वंश के थे, तो इन्होंने यामिनियों को पराजित किया। यामिनियों को हराया और ऐसी किंवदंती है कि यामिनियों के रक्त के कारण, जब युद्ध हुआ तो रक्तपात हुआ, तो रक्त के कारण पृथ्वी जो है वो अशुद्ध हो गई और उस अशुद्ध धरती को शुद्ध करने के लिए उन्होंने अजमेर में के पास में ही एक झील का निर्माण करवा दिया। उसे आना सागर झील के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान में जो आना सागर झील है उसका निर्माता अर्णोराज या आनाजी है। अर्णोराज हालांकि यामिनियों से तो विजयी रहा, लेकिन गुजरात के शासक कुमारपाल से पराजित हुआ। कुमारपाल चालुक्य शासक जो था, कुमारपाल से पराजित हुआ और उसके बाद में संधि कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए अर्णोराज चौहान ने। अर्णोराज चौहान ने आना सागर झील का निर्माण करवाया। आना सागर झील एवं पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये दो महत्वपूर्ण निर्माण कार्य हैं।
इसके बारे में पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं। आना सागर झील के बारे में, आना सागर झील अजमेर में है और बड़ा मंदिर पुष्कर में है। इन दोनों का निर्माता अर्णोराज या आनाजी है। अर्णोराज चौहान की हत्या उसके पुत्र जगदेव ने कर दी। अर्णोराज की हत्या जगदेव ने कर दी और उसके बाद में जगदेव चौहानों का अगला शासक बना जगदेव। और जगदेव का शासनकाल 1155 से 1158 ईस्वी का रहा। बहुत ही छोटा शासनकाल था। जगदेव के बाद विग्रहराज चतुर्थ शासक बना। विग्रहराज चतुर्थ को बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ को बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल भी छोटा था लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। 1158 ईस्वी से 1163 ईस्वी तक का शासनकाल विग्रहराज चतुर्थ का था। विग्रहराज चतुर्थ चौहानों का सबसे पराक्रमी शासक था और विग्रहराज चतुर्थ का जो शासनकाल है वो चौहान वंश का स्वर्ण काल कहलाता है। चौहानों का स्वर्ण युग। चौहान वंश का स्वर्ण युग किस शासक का काल कहलाता है? तो विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल कहलाता है। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली के तोमरों को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और ये पहला शासक था चौहानों का जिसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। हालांकि सिंहराज ने तोमरों को पहले एक युद्ध में पराजित किया था लेकिन दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार किया और दिल्ली के तोमर वंशीय शासकों को अपना सामंत बना लिया था विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ जो था विद्वान शासक था, विद्वानों का आश्रयदाता था, इसलिए जयानक भट्ट ने विग्रहराज को कवि बांधव कहा है। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी। कवि बांधव, वह स्वयं विद्वान था और विद्वानों का आश्रयदाता था, इसलिए जयानक भट्ट ने विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी। तो एक प्रश्न पूछा जाता है, कवि बांधव किसे कहा जाता है? विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव को कहा जाता है और ये उपाधि किसने दी? जयानक भट्ट ने दी। विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नामक नाटक की रचना की थी। ये एक संस्कृत नाटक है जिसकी रचना विग्रहराज चतुर्थ ने स्वयं ने की थी। हरिकेली या हरकेली नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थ ने स्वयं ने की थी। नोट करें, इससे संबंधित प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं कि हरिकेली नाटक का रचनाकार कौन है? तो विग्रहराज चतुर्थ अथवा बीसलदेव है। इसके अलावा विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी विद्वान था सोमदेव। सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की थी। ललित विग्रहराज नाटक जो था, इसका रचनाकार ललित विग्रहराज नाटक का रचनाकार सोमदेव था। सोमदेव। तो हरिकेली का रचनाकार स्वयं विग्रहराज, ललित विग्रहराज नाटक का रचनाकार सोमदेव। मैं यहां पर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि बीसलदेव रासो जो ग्रंथ है उसकी रचना नरपति नाले ने की थी।
नरपति नल है। बीसलदेव रासो, बीसलदेव रासो, ये रासो ग्रंथ है, जैसे पृथ्वीराज रासो, अमीर रासो, खुम्मान रासो, बीसलदेव रासो, इस तरह से बीसलदेव रासो का रचनाकार नरपति नल, नरपति नल ने बीसलदेव रासो की रचना की। विग्रहराज चतुर्थ अथवा बीसलदेव केवल विद्वान ही नहीं था, वो एक अच्छा निर्माता भी था। छोटा शासन होते हुए भी उसने बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए थे, और बीसलदेव के जो प्रमुख निर्माण कार्य थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण है अजमेर में एक पाठशाला का निर्माण। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत कंठाभरण पाठशाला का निर्माण करवाया। संस्कृत कंठाभरण पाठशाला का निर्माता विग्रहराज चतुर्थ था। ये पाठशाला अजमेर में थी, जिसे बाद में तुर्कों ने, जब तुर्कों का पृथ्वीराज चौहान तृतीय की पराजय के बाद में अजमेर पर तुर्कों का अधिकार हो गया, तो मोहम्मद घोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तुड़वा करके उसका रूप परिवर्तित करवा करके वहां पर उसे एक मस्जिद का आकार दे दिया, जिसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। तो वास्तव में जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, वो 2.5 दिन का झोंपड़ा असल में एक संस्कृत कंठाभरण पाठशाला थी। अब वो 2.5 दिन का झोंपड़ा कहलाता है। यह कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा परिवर्तित करवाई गई थी। न केवल संस्कृत कंठाभरण पाठशाला का निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने, बल्कि उसकी दीवारों पर, उसकी जो शिलाएं हैं दीवारों की, उन शिलाओं पर हरकेली नाटक की पंक्तियां भी अंकित करवाई थी, और वो आज भी वहां पर आप देख सकते हैं 2.5 दिन के झोंपड़े में, जहां अब पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स भी लगता है। संस्कृत कंठाभरण पाठशाला के अलावा विग्रहराज चतुर्थ ने बीसलपुर कस्बा बसाया और बीसलपुर झील का निर्माण करवाया, जहां आज की तारीख में बीसलपुर बांध है, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। बीसलपुर बांध आज राजस्थान का महत्वपूर्ण बांध है, जिससे राजस्थान के कई नगरों को पानी की आपूर्ति होती है, पेयजल की आपूर्ति होती है। इस बीसलपुर बांध का प्रारंभिक जो निर्माता था एक छोटी झील के रूप में, वो बीसलदेव था, विग्रहराज चतुर्थ था, और बीसलपुर कस्बे का निर्माता संस्थापक जो है वो भी बीसलदेव ही है। तो ये उसके प्रमुख निर्माण कार्य थे। इतना ही नहीं, बीसलदेव ने, हालांकि वो शैव मतानुयायी था, शैव धर्मावलंबी था, मैं ये क्लियर कर दूं, शैव धर्मावलंबी था, बावजूद इसके उसने जय घोष सूरी के कहने पर एकादशी के दिन, जय घोष सूरी जो जैन धर्म के संत थे, उनके कहने पर बीसलदेव ने एकादशी के दिन पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने श्वेतांबर और दिगंबर जैन शास्त्रार्थ की अध्यक्षता भी की, और उन्होंने जैन मंदिर के लिए एक स्वर्ण कलश भी भेंट किया था। तो इस तरह से वह एक धर्म सहिष्णु शासक भी था। विग्रहराज चतुर्थ एक धर्म सहिष्णु शासक भी था। विग्रहराज चतुर्थ ने विदेशी आक्रांता गजनी का जो शासक था खुसरू शाह, गजनी के शासक खुसरू शाह को भी पराजित किया और उसे आगे बढ़ने से रोका। तो खुसरो शाह को पराजित करने का काम भी विग्रहराज चतुर्थ ने किया और उसे राजपूताना में आगे बढ़ने से रोका। बीसलदेव का शासनकाल छोटा था, केवल 5-6 वर्ष का शासनकाल था। बीसलदेव के बाद में
उसका उत्तराधिकारी अपर गांगेय हुआ। बीसल देव के बाद अपर गांगेय, और अपर गांगेय के बाद में पृथ्वीराज द्वितीय शासक हुआ। पृथ्वीराज द्वितीय के बाद में सोमेश्वर चौहान शासक हुआ। सोमेश्वर चौहान शासक हुआ। सोमेश्वर चौहान ने कलचुरी वंश की राजकुमारी कर्पूर देवी के साथ में विवाह किया, और ये वही कर्पूर देवी है जिसके गर्भ से पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा का जन्म हुआ था। तो राय पिथौरा सोमेश्वर चौहान के पुत्र थे। इस तरह से विग्रहराज चतुर्थ के बाद अपर गांगेय, अपर गांगेय के बाद पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज द्वितीय के बाद सोमेश्वर चौहान। यहां मैं एक बात क्लियर कर दूं, पृथ्वीराज द्वितीय ने भी खुसरो शाह को पराजित किया था, और उसने भी उसको आगे बढ़ने से रोके रखा। खुसरो शाह को पृथ्वीराज द्वितीय ने भी पराजित किया। पृथ्वीराज सेकंड के बाद में पृथ्वीराज का चाचा सोमेश्वर चौहान शासक बना। मैं यह क्लियर कर दूं, सोमेश्वर चौहान अर्णोराज का पुत्र था। विग्रहराज चतुर्थ के भ्राता थे ये अपर गांगेय, और पृथ्वीराज के बाद में उत्तराधिकारी उसका चाचा सोमेश्वर चौहान बना। और सोमेश्वर चौहान ने कर्पूर देवी से विवाह किया, और कर्पूर देवी के गर्भ से पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा का जन्म हुआ। और पृथ्वीराज चौहान का इतिहास सभी जानते हैं, मोहम्मद गौरी के साथ में पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध किया था। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, और कल हम पृथ्वीराज चौहान के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी तराइन के युद्ध के बारे में, परमर्दिन देव चंदेल के बारे में अगले वीडियो में हम जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।